भाई भागो भागो। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास एक बेहद खतरनाक खौफनाक धमाका होता है। देश की राजधानी को दहला देने वाला धमाका। तकरीबन 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही थी, जो बढ़ करके 10 से 11 बताई जा रही है और 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लाल किले के पास बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक संदिग्ध कार में यह धमाका हुआ। पूरे देश की जांच एजेंसी इस बात की तफ्सील करने में लगी हुई हैं कि ये धमाका करने वाले कौन लोग हैं। क्या इनके तार फरीदाबाद में उन लोगों से जुड़ते हैं जिनके पास से लगभग 3000 किलो बम बनाने की सामग्री पकड़ाई गई थी, और उसके बाद क्या इनके तार पुलवामा तक जुड़ रहे हैं? हरियाणा और लखनऊ से इनका कनेक्शन क्या है? इन तमाम चीजों पर देश की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। हम सब लोग देश के जिम्मेदार नागरिक, जो लोग मार दिए गए, उनके प्रति अपने विनम्र श्रद्धांजलि पेश करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और हम चाहते हैं कि देश की सरकार इसकी जांच करे और जांच करके सच देश के सामने बताए। इसलिए आधिकारिक तौर पर कोई भी बात अपनी तरफ से कहने की बजाय हम सरकार के पक्ष का इंतजार करेंगे और जांच एजेंसियों के द्वारा इस बात के लिए उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही सच देश के सामने आ जाएगा। लेकिन इसका और दूसरा पक्ष क्या है, इसका विश्लेषण तो बनता है। कहां है वो अजीत डोभाल, जिनको जेम्स बॉन्ड कहा जाता था, जिनका बयान देश के मीडिया में बढ़ चढ़ करके छापा गया था कि 2014 के बाद से कोई बम धमाका देश में हुआ ही नहीं, जबकि वह भी बयान झूठा था, क्योंकि देश में शायद ही कोई ऐसा साल होगा जब देश में बड़ा बम धमाका न हुआ हो। लेकिन जब मीडिया आपके हाथ में होती है तो नैरेटिव आप सेट कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले तो ही यह देश एक बहुत बड़ी मुश्किल से उबरा है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कह रहे थे। लेकिन अभी देश के दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका हो गया। गृह मंत्री कहां हैं? गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। गृह मंत्री असल में एक बड़े काम, बड़े मिशन में लगे हुए थे, क्योंकि बिहार में वो जिस होटल में वो मिशन पूरा कर रहे थे, वह राष्ट्र के लिए इतना जरूरी था कि सीसीटीवी कैमरों पर चिपका दिया गया था कागज, ताकि पता न चले कि गृह मंत्री कौन सा मिशन कर रहे हैं। और गृह मंत्री महीने भर से बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। उनके अंडर में सारी एजेंसीज आती हैं, इसलिए देश के लोग गृह मंत्री से सवाल करेंगे। सवाल देश में इसलिए भी करेंगे क्योंकि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी भी उन्हीं के खेमे के हैं, यानी ट्रिपल इंजन भी है। पुलिस भी आपके हाथ में, सारी जांच एजेंसीज आपके हाथ में। फिर ये हमला क्यों हुआ? किसकी चूक है, किसकी गलती है और कौन इसका दोषी है? इस बात की पड़ताल देश करेगा। लेकिन देश इस बात से हैरान है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक शोक संदेश लिखा और यह कहा कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे, और उसके बाद बिहार चुनाव के लिए वोट मांगा। और वोट मांगने तक ही अगर बात होती तो लोग इसे सामान्य बात समझकर छोड़ देते। वो देश के प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर निकल गए सवेरे सवेरे। नरेंद्र मोदी भूटान की तरफ रवाना होते हो। भूटान जाते हुए देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करके लिख रहे हैं कि मैं भूटान के लिए जा रहा हूं, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भूटान महामहिम चतुर्थ नरेश का 70वां जन्मदिन मना रहा है। मैं महामहिम भूटान नरेश, महामहिम चतुर्थ नरेश, प्रधानमंत्री शेरिंग तोब के साथ वास्ता करूंगा और छोटे छोटे 1-2 समझौते करूंगा। देश में राजधानी में, और मीडिया की रिपोर्ट की माने तो लगभग 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका दिल्ली में हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री पहले बिहार चुनाव के लिए वोट मांगते हैं और उसके तुरंत बाद भूटान की यात्रा पर निकल जाते हैं। देश में एक बहुत बड़ा तबका यह पूछ रहा है कि जब जब मुश्किल आती है तो प्रधानमंत्री जी आपका यह व्यवहार क्या कहता है? हम तो एक बार ये कहते हैं कि आपको यहां रह करके, जबकि भूटान जब वो पहुंचते हैं तो एक भाषण दे रहे हैं और भाषण में कह रहे हैं पूरी रात में जाकर एजेंसी से बैठक ही करता रहा।
भूटान में यह बात बोलनी पड़ रही है। और कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं था जिसको छोड़ा न जा सके या पोस्टपोन न किया जा सके। दिल्ली में धमाका, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, लगभग दर्जन भर ज्यादा लोग मार दिए गए। यह सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी होगी। इस सूची में घायलों के नाम है, लेकिन जो लोग मार दिए गए उनके नाम अभी भी पहचान नहीं हो पा रही। गाड़ियों की हालत इतनी बुरी है कि परखच्चे उड़ गए। चश्मदीदों की कहानी सुने तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जाने कितनी दूर तक वो धमाका हुआ। उस धमाके से लोग सिहर गए। सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को। मारे जाने वाले रेहड़ी पटरी वाले, गरीब किसान मजदूर, वहां रोजमर्रा का काम करने वाले, या कुछ यात्रीगण होंगे, या कोई अपने गाड़ी में कहीं जा रहा होगा, वो सारे मार दिए गए। जब भी इस तरह का हमला होता है तो न वो एक धर्म का दूसरे धर्म पर होता है, न वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर होता है। दरअसल ये सारे हमले मानवता के ऊपर होते हैं, क्योंकि इसके जो शिकार होते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता। इसलिए ऐसी व्यवस्था इस देश में बननी चाहिए कि इस तरह के जितने भी लोग साजिश कर रहे हैं इतनी कड़ी सजा मिले कि अगली बार कोई इस तरह का गुनाह करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन गलती जो होती है एजेंसीज की, जवाबदेही कोई तो तय करेगा। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर दें। पुलवामा में हमला हुआ और देश के सरकार ने यह माना कि चूक हुई है, लेकिन क्या देश को यह पता चला कि उस चूक का गुनहगार कौन था? किसकी चूक हुई थी? कौन सी चूक हुई थी? और उस चूक की उसे सजा मिली क्या? किसी को नहीं मिली। और मीडिया जब आपके हाथ में होता है तो अनाप शनाप फिर मीडिया में बयानबाजी शुरू हो जाती है। देखो इनका नाम, ये चेहरा गौर से देखो, ये कौन लोग हैं, और उसके बाद अपने एजेंडे में मीडिया लग जाती है। इस बार भी जब हमला हो रहा है तो यह भी तो किसी की चूक होगी, इंटेलिजेंस फेल्योर होगा। उन तमाम एजेंसी से सवाल बनता है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, और गृह मंत्री से भी सवाल बनता है जो चुनाव में व्यस्त है। सीसीटीवी कैमरे पर अखबार लगा दिया जाता है जब अमित शाह आते हैं। जरा सुनिए, ये वीडियो कांग्रेस ने जारी किया। अगर गृह मंत्री को इतनी ही छिप छिप कर मीटिंग्स करनी है तो कहीं और जाकर रहे, राजभवन में जाकर रहे। राजभवन तो वैसे भी इन्हीं के हाथ में खेलते हैं। ये क्या हाल बना रखा है? देखिए, ये है सीसीटीवी कैमरा। इन तमाम सवालों से कोई बच तो नहीं सकता, और बार बार ये लोग पूछेंगे कि इतना बड़ा हमला हुआ और देश के प्रधानमंत्री भूटान की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने चले गए। सवाल वो लोग भी पूछ रहे हैं जिनको घायल होने के बाद एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। इसका जवाब कौन देगा? जरा ये भी देखिए। So at the LNJP hospital right now and I have with me the family members जो मुझे बता रहे हैं कि इनको एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। सर एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे, अपने पास चलाओ जी, वो कह रहे हैं अपने खर्चे चलाओ जी। ठेकेदार घूम रहे हैं, ठेकेदार घूम रहे हैं, करवा रहे हैं। सवाल वो लोग भी पूछ रहे हैं कि इसका दोषी कौन है और जो हुआ वो कितना खतरनाक है। मीडिया की खबरों को माने तो सोमवार को 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद i20 कार जो इसमें इस्तेमाल हुई थी उसका सीसीटीवी फुटेज भी आया और वो मेट्रो की पार्किंग से निकल रही थी। कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा था। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी बताया जा रहा है। यह पुलवामा का रहने वाला है। मीडिया की खबरों को कितना सही मानेंगे हम ये पता नहीं, लेकिन देश की सरकार और एजेंसीज जब इस तरह के फैक्ट दे देंगी कि ये कौन लोग हैं तो उसको देश को पता चल जाएगा। लेकिन यह बात सही है कि फरीदाबाद में उसी के कुछ घंटों पहले इतना बड़ी तादाद में ऐसे संदिग्ध सामान बरामद हुए थे जिनसे लगभग 3000 किलो बम बनाया जा सकता था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया
और उसके तुरंत बाद शाम को इस तरह की घटना हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। हालांकि उसके बाद हरियाणा में भी धरपकड़, जांच और कार्रवाई शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों से यह सूचना आ रही है कि इसके लिंक जहां जहां जुड़ रहे हैं वहां वहां पुलिस अपना काम कर रही है। और देश के पुलिस एजेंसीज और सरकार पर हम इंतजार करते हुए भरोसा कर रहे हैं कि आप पूरा सच देश के सामने लाइएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि यह धमाका किसकी गलती से हुआ और देश के प्रधानमंत्री आपको जवाब देना पड़ेगा। अब तक जाने कितने धमाके इस देश में होते रहे, उस पर आप चूंकि मीडिया को अपने फेवर में लिए रहते हैं इसलिए आपके खिलाफ वो नहीं चलता। पहले की सरकारों में होता यह था कि कोई भी घटना हो जाए उसका जवाब सीधे प्रधानमंत्री से मांगा जाता था। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। देश में अगर विपक्षी दलों में से किसी और की सरकार हो जाए तो मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जाती थी। अब कितना भी बड़ा धमाका हो जाए, अब प्रधानमंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री अगर हैं, उनके राज्य में धमाका होता है तो उनकी कोई तस्वीर नहीं लगाई जाती। अभी पुलवामा और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपने देखा कि किस तरह से मीडिया की भूमिका कितनी संदिग्ध थी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर को कब्जे में कर लेने वाली मीडिया ने आज भी इस देश के सामने कभी माफी मांगी, कभी नहीं मांगी। वो भाजपा और सरकार के एजेंडे पर काम करती है, इसलिए कई बार उसकी भूमिका उस तरह के सवाल करने की नहीं बन पाती जो देश की सरकारों से और जिम्मेदार लोगों से किए जाने चाहिए। वो सवाल जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, वो सवाल जिसको देश के प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री रहते पूछा था। जब 26/11 हुआ था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी चंद घंटों के बाद, और ये वाली वीडियो पूरे देश के लोग बार बार ऐसे मौकों पर याद करते हैं जब भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि यह समय ये नहीं है सवाल करने का, यह समय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल करने का नहीं है, तो लोग प्रधानमंत्री की ये वाली वीडियो निकाल लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। और एक और वीडियो चलाते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाषण होने लगे थे। उन भाषणों में यह बात बोली जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री बताएं कि कौन घुस आया, कहां से आया, कैसे आया। ये भी तो नरेंद्र मोदी ही हैं। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। ये जो फंड विदेश से आकर आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, राज्य उसको कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? सीमा आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ, सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। कि विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। इन तमाम सवालों को देश बार बार पूछता रहा। जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों संसद में जब बहस चल रही थी, उस बहस के दौरान संसद भवन में भी एक बार पूछा था, लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पूछा था कि आप ये बताएं कि 300 किलो आरडीएक्स लेकर के वो गाड़ी कैसे आई। कोई सीसीटीवी से लेकर तमाम आपके पास तकनीक के ऐसे उपकरण हैं कि आप ये पता कर सकते हैं, लेकिन देश को पता ही नहीं चला। तो दिल्ली में हुए धमाके के बाद क्या इस देश को यह पता चल पाएगा कि ये गाड़ी कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गई? कौन जिम्मेदार है? अखिलेश यादव ने जब सवाल उठाया था तब भी भाजपाई नाराज हुए थे, लेकिन ये सवाल तो वाजिब था। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? इतना ही नहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में यह सवाल उठाया था
और जब प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया था तो क्या भाजपा वालों ने इसका आज तक कोई जवाब दिया? सुनिए। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी है उससे सवाल तो बनेगा, और सवाल बनेगा कि अगर देश में इस तरह की आतंकी गतिविधियां हो रही हैं तो इंटेलिजेंस फेल्योर होगा। और वो जेम्स बॉन्ड कहां हैं, क्या कर रहे हैं? अगर मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ये पूरे नेटवर्क के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रविवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास अदलज से डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3 हैंडगन, 2 ऑस्ट्रेलिया में बनी ग्लॉक पिस्टल और 1 इटली की बरेटा मिली थी। साथ ही पुलिस ने 4 लीटर कैस्टर ऑयल भी बरामद किया था। यह बहुत जहरीला था और नुकसानदायक है। इधर हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस को करीब 3000 किलो बम बनाने की सामग्री मिली। 3.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर्स शामिल थे। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील की जुड़ी 2 इमारतों पर दस्तक दी। शकील की गिरफ्तारी से कुछ घंटों पहले ही पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद राथेर को गिरफ्तार किया था। जम्मू और कश्मीर के नौगांव के आतंकी संगठन जैश के पोस्टर लगाते हुए 2 लोग सीसीटीवी में कैद हुए थे और दूसरे की पहचान शकील के तौर पर है। इसके बाद शाहिद नाम की तीसरी डॉक्टर भी गिरफ्तार हुई। पुलिस का कहना है कि शाहिद ने शकील को अपनी कार में राइफल और गोला बारूद रखने की अनुमति दी थी। इन सब का अनंतनाग जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज से रिश्ता बताया जा रहा है और एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश बताई जा रही है। ऐसे में यह देश को देखना होगा कि इस तरह की साजिशें अगर इस देश में हो रही हैं तो जितने भी लोग इस तरह के साजिशों में शामिल हैं, जितने भी लोग इनकी मददगार हैं या जिनकी भी चूक से ये साजिशें कामयाब हो जा रही हैं, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और सरकार को भाषणबाजी करके नहीं, ठोस एक्शन प्रोग्राम करके इस तरह की गतिविधियों को एकदम से रोकना चाहिए। इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन तरह की गतिविधियों के दोषी कौन है और किनकी गलतियों और चूक की वजह से, किनकी एजेंसी के फेल्योर की वजह से यह हो रहा है, उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर दें। और मीडिया को सख्त निर्देश देना चाहिए कि इस बात को लेकर कोई राजनीतिक धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश न करे, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों में पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हुए जो एक ही धर्म के नहीं थे, लेकिन जब ये मारे जाते हैं तब भी कोई एक धर्म का नहीं मारा जाता। ये इंसानियत में वो मारे जाते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता है। इसलिए हर एक दोषी की कड़ी सजा मिले और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इस तरह की चीजों को कम से कम राजनीति के लिए इस्तेमाल न होने दें और जवाबदेही सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें कि अगली बार इस तरह की कोई घटना ना हो। क्या देश को सच पता चलेगा? क्या देश गुनहगारों को सजा देता हुआ देखेगा? और देश यह भी देखेगा क्या कि यह गलती किसकी थी जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई? देश ये भी सवाल पूछेगा कि सरकारें बनाने, चुनाव जीतने और तमाम तरह की चीज़ों के बीच में इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं? कुछ लोग तो यह भी पूछने लगे कि जब चुनाव चल रहे हों बिहार में, अचानक से ऐसा बम विस्फोट, कोई रिश्ता है क्या? और ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसकी टाइमिंग क्या है? इसके बाद इसको लेकर के क्या गतिविधियां होंगी? ये बहुत तरह के संदेह और सवाल पैदा कर रही हैं। लेकिन हम अब सबसे अपील करते हैं कि संयम बरतें, सरकार और जांच एजेंसियों के ऊपर यकीन करते हुए इंतजार करें जब पूरा सच देश के सामने आएगा। न चुनाव इससे प्रभावित होगा, न नफरत का कारोबार इससे चलेगा। संयम बड़ी चीज होती है। इस तरह की बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे टिप्पणी में अपने
कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।